आज जो है हम लोग एनिमल टिश्यूज पढ़ेंगे। लास्ट क्लास में जो है प्लांट टिश्यूज पढ़ाया हुआ था, उसके बारे में डिस्क्राइब किया गया था। आज जो है एनिमल टिश्यूज का डिस्क्रिप्शन होगा। यहाँ बोर्ड में देखेंगे कि मेनली एनिमल टिश्यूज जो है 4 पार्ट में डिवाइड होगा। 4 टाइप्स ऑफ एनिमल टिश्यूज। पहला एपिथेलियल, दूसरा कनेक्टिव, तीसरा मसल्स और चौथा नंबर में है न्यूरल, यानी ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड का टिश्यूज। न्यूरल जो है न्यूरॉन से बना हुआ है और न्यूरॉन जो है बेसिक यूनिट है ब्रेन सेल्स और स्पाइनल सेल्स का। ब्रेन सेल्स एंड स्पाइनल कॉर्ड। एनिमल टिश्यूज, तो सब पहले एनिमल टिश्यूज में आएंगे एपिथेलियल का। तो एपिथेलियल टिश्यूज सारा ऑर्गन, जितना भी बॉडी का इंटरनल ऑर्गन्स है, सारा ऑर्गन्स को कवर अप करता है। ठीक है, सारा ऑर्गन का इंटरनल लाइनिंग एपिथेलियल टिश्यूज से बना हुआ है। इस टिश्यूज के बारे में लोकेशन जरूरी। इट कवर्स द सरफेस ऑफ द बॉडी एंड लाइंस द वेरियस बॉडी कैविटीज एंड इंटरनल ऑर्गन। इसको मार्क कर लेंगे, ठीक है, बुक में। इट कवर्स द सरफेस ऑफ द बॉडी एंड लाइंस द वेरियस बॉडी कैविटीज एंड इंटरनल ऑर्गन। जितना भी ऑर्गन है हम लोग बॉडी में, चाहे वो स्टमक हो, इंटेस्टाइन हो, हार्ट हो, लंग्स हो, सारा कैविटी जितना अंदर में खाली हिस्सा है उसको पूरा तरीके से एपिथेलियल टिश्यू उसको कवर अप करता है, पूरा उसी से बना हुआ है। शेप, एपिथेलियल टिश्यूज में भी फ्लैट, क्यूबॉइडल और कॉलमनर। टिश्यू जो है या तो एकदम फ्लैट होगा या फिर क्यूबॉइडल होगा या कॉलमनर होगा। कॉलम मतलब कॉलम स्टाइल से बना हुआ होगा। इस तरीके से कॉलम, इस तरीके से टिश्यूज बना हुआ है, इसको बोला जाता है कॉलमनर। ठीक, कॉलम वाइज टिश्यूज अरेंजमेंट। इन ऑल केसेस द सेल्स ऑफ द एपिथेलियल टिश्यू फिट टाइटली टुगेदर, लीविंग नो स्पेस बिटवीन देम। एपिथेलियल टिश्यूज में, जैसे मैं यहाँ एग्जांपल ही बताया है, गैप्स नहीं है। एक टिश्यू है, बगल में एक टिश्यू, उसके बाद टिश्यू और एडजेसेंट टिश्यूज, यानी कोई किसी का गैप्स नहीं है, एकदम ही टाइटली पैक्ड है। फंक्शंस इंपॉर्टेंट है। द एपिथेलियल टिश्यू फंक्शंस फॉर प्रोटेक्शन। सबसे इंपॉर्टेंट चीज जो एपिथेलियल के लिए है वो उसका प्रोटेक्शन है। जितना इंटरनल ऑर्गन्स है उसको लाइनिंग एपिथेलियल टिश्यू से इसलिए किया गया है ताकि वो उसको इंटरनली प्रोटेक्ट कर सके। नंबर 2, अब्जॉर्प्शन, जो भी मिनरल्स या न्यूट्रिएंट्स है उसको अब्जॉर्ब करेगा। लास्ट, सिक्रीशन, म्यूकस सिक्रीशन, एंजाइम सिक्रीशन, सारा सिक्रीशन एपिथेलियल टिश्यू से ही होता है। सेंसरी परसेप्शन, कुछ सेंस भी पता नहीं, ठीक है, ठंडा गरम, किसी किसी को बाहर एक्सटर्नल स्टिमुली, कोई इंजरी हुआ, कोई शॉक लगा, इसके अंदर सेंसरी फंक्शन। तो 4 फंक्शन एपिथेलियल टिश्यूज का है। पहला प्रोटेक्शन, दूसरा सिक्रीशन, तीसरा अब्जॉर्प्शन और चौथा जो है सेंसरी, सेंस डिटेक्ट करता है। अब एपिथेलियल टिश्यूज में जब आएंगे तो एपिथेलियल टिश्यूज जो है 5 हिस्से में बटा हुआ, 5 पार्ट्स में एपिथेलियल टिश्यूज बटा हुआ है। सबसे पहला है स्क्वोमस। पहला एपिथेलियल टिश्यूज जो है वो है स्क्वोमस। कॉपी में लिख लो, स्क्वोमस देके डैश लेके लिखोगे स्क्वोमस। एग्जाम्पल देंगे, माउथ एंड नसैल कैविटीज, मुंह के अंदर का हिस्सा, पूरा मेरा गाल का अंदर का हिस्सा, जबान का निचला हिस्सा, पूरा जो है मेरा स्क्वोमस एपिथेलियल टिश्यू से बना हुआ है। और नसैल कैविटी, नसैल का मतलब हो गया नोज, तो नाक के अंदर जो कैविटी है, जो खाली हिस्सा, वो भी स्क्वोमस एपिथेलियल टिश्यू से बना हुआ है। Function, squamous epithelial protects the underlying parts from mechanical injury, किसी किस्म का बाहरी चोट से बचाता है। नेक्स्ट, जर्म्स, तो गंदगी ढुक गया उसको रोकता है। हार्मफुल केमिकल्स एंड ड्राइंग अप, इसीलिए स्क्वोमस जहाँ जाए वहाँ गीला रहता है। हम लोग का माउथ जो है वेट होता है, गीला होता है, नाक के अंदर का हिस्सा भी गीला होता है, क्योंकि स्क्वोमस जो है सिक्रीशन भी करता है, जिसके वजह से कुछ किस्म का म्यूकस निकलता है और वो म्यूकस जो है
हम लोग का माउथ कैविटी हो या नेसल कैविटी हो, उसको वेट रखता है, गीला रखता है, सूखने नहीं देता। नेक्स्ट आ जाएंगे नंबर 2, स्ट्रैटिफाइड एपिथेलियम। पहला स्क्वामस था, दूसरा पढ़ेंगे स्ट्रैटिफाइड एपिथेलियम। स्ट्रैटिफाइड एपिथेलियम ये कहाँ पाया जाएगा? फाउंड इन द स्किन एंड कॉर्निया। वहाँ स्ट्रैटिफाइड लेके डैश देख लिखोगे, स्किन जो हम लोग का स्किन है इसके अंदर का अंडरलाइन, और कॉर्निया। कॉर्निया बोला जाता है आँख का सामने का फ्रंटल ट्रांसपेरेंट पोर्शन, जो पहला लेयर जो हम लोग का विजिबल लेयर आएगा जो ट्रांसपेरेंट होता है उसको बोला जाता है कॉर्निया। तो यहाँ दोनों में स्ट्रैटिफाइड एपिथेलियम पाया जाता है। नेक्स्ट आ जाएंगे क्यूबॉइडल एपिथेलियम। नाम से पता चल गया कि इसका शेप क्यूब के फॉर्म में होता है। क्यूब मतलब थ्री डायमेंशनल इस फॉर्म में होता है, ठीक है। क्यूबॉइडल एपिथेलियम इज फाउंड इन सम पार्ट्स ऑफ किडनी ट्यूब्यूल्स। डैश देके लिखो किडनी ट्यूब्यूल, यानी किडनी में जितना भी ट्यूब्स है, किडनी जो है नेफ्रॉन से बना हुआ है, तो हर नेफ्रॉन में अलग अलग किस्म का ट्यूब्यूल्स है, उस ट्यूब्यूल्स क्यूबॉइडल एपिथेलियम से बना हुआ है। नेक्स्ट कॉलमनर एपिथेलियम, जैसे यहाँ डायग्राम बनाया था इस तरीके का कॉलम शेप में। कॉलमनर एपिथेलियम कंटेन्स वर्टिकली अरेंज सिलेंड्रिकल और ब्रिक लाइक सेल। दे आर यूजुअली टॉल इन साइज, साइज इसका लंबा होगा। इनर लाइनिंग ऑफ स्टमक, उसका लोकेशन इनर लाइनिंग ऑफ स्टमक, जो हम लोग का पेट और इंटेस्टाइन का जो लाइनिंग है अंदर का हिस्सा है, तो पूरा तरीके से कॉलमनर एपिथेलियम से बना हुआ है। कॉलमनर फर्दर डिवाइड होता है दो हिस्सा में, ठीक है। जो कॉलमनर एपिथेलियम है इसको फर्दर डिवाइड करेंगे दो पार्ट में। एक हो जाएगा सीलिएटेड कॉलमनर एपिथेलियम। सीलिएटेड का मतलब हो गया थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर, धागे की तरह महीन महीन होता है। नेक्स्ट है ग्लैंडुलर एपिथेलियम। नाम से पता चल गया है कि एक ग्लैंड बॉडी में जहाँ जहाँ ग्लैंड है, ठीक है, जैसे थायराइड हो गया, लिवर हो गया, पैराथायराइड हो गया, पिट्यूटरी हो गया, जितना भी ग्लैंड्स है, इस ग्लैंड्स का लाइनिंग ग्लैंडुलर एपिथेलियम में पाया जाता है। कंटेन सम लार्ज सेल्स व्हिच सीक्रेट्स केमिकल सब्सटेंसेस। सच सेल्स आर कॉमन इन द लाइनिंग ऑफ स्टमक एंड इंटेस्टाइन। एग्जांपल में लिख लो स्वेट ग्लैंड्स, ईयर ग्लैंड्स। स्वेट ग्लैंड से क्या निकलता है? स्वेट, पसीना, और टीयर ग्लैंड से टीयर्स निकलता है। तो ये मेरा हो गया पहला वाला एपिथेलियल, ठीक है। कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाना चाहिए एपिथेलियल का। सेकेंड आ जाएंगे कनेक्टिव। तो कनेक्टिव का मतलब हो गया कनेक्शन, कनेक्शन पैदा करता है, यानी ज्वाइनिंग करता है एक जगह से दूसरे जगह में। The connective tissues bind one tissue with another। इसका काम है एक टिश्यू को दूसरे टिश्यू से ज्वाइन करना या बाइंड करना या फिर एक सिरे से एक सीक्वेंस में बांधना। कनेक्ट वेरियस ऑर्गन्स कीपिंग देम इन प्रॉपर प्लेस। हम लोग के जो बॉडी में जितना ऑर्गन्स है, हार्ट हो गया, लंग्स हो गया, स्टमक हो गया, सबको सही जगह में बाइंड किया हुआ ये कनेक्टिव टिश्यूज है। कनेक्टिव टिश्यूज नहीं होता तो हम लोग का बॉडी का ऑर्गन का जो शेप है और जो स्ट्रक्चर है और जो लोकेशन है सबका अलग अलग होता है। सबका शेप और स्ट्रक्चर जो है भले साइज भले मैटर करता हो, लेकिन सही जगह पे, जैसे हार्ट जो है टिल्टेड है लेफ्ट तरफ, लंग जो है अपर चेस्ट में है, एब्डोमेन में आ जाएंगे तो मेरा आ जाएगा स्टमक आ जाएगा, फर्दर डाउन जाएंगे तो इंटेस्टाइन आ जाएगा। तो इसको सही ऑर्डर में कनेक्टिव टिश्यूज के वजह से। तो कनेक्टिव टिश्यूज में आ जाएंगे, कनेक्टिव टिश्यूज बाइंड्स वन टिश्यू टू अनदर। इट हैज 3 कैरेक्टरिस्टिक्स। हर कनेक्टिव टिश्यूज के अंदर 3 कैरेक्टरिस्टिक्स होना चाहिए। पहला है अबंडेंस ऑफ इंट्रासेल्युलर एलिमेंट। सेल का जितना अलग से चीज है सारा उसके अंदर मौजूद है, जैसे मैट्रिक्स वगैरह अंदर इंटरनल पार्ट। दूसरा है फ्यूअर सेल्युलर एलिमेंट्स एंड
फाइबर्स, फाइबर से बना हुआ, फाइबर्स शेप देता है, ठीक है, और सिक्योर मतलब टफनेस देता है, रिजिडिटी क्रिएट करता है। द कनेक्टिव टिश्यूज इज क्लासिफाइड इनटू 3 पार्ट्स। कनेक्टिव टिश्यूज 3 किस्म का होता है। पहला है कनेक्टिव टिश्यू प्रॉपर, लिख लो कनेक्टिव टिश्यू प्रॉपर, और डैश देके उसका फंक्शन लिखेंगे बाइंडिंग दी ऑर्गन्स, ऑर्गन्स को बाइंड किया हुआ, एक दूसरे से कनेक्ट किया हुआ, चिपकाया हुआ। कनेक्टिव टिश्यू प्रॉपर, बाइंडिंग द ऑर्गन्स। नेक्स्ट आ जाएंगे नंबर 2 सपोर्टिव कनेक्टिव टिश्यू, सपोर्टिव कनेक्टिव टिश्यूज, एग्जाम्पल बोन्स एंड कार्टिलेज। सपोर्ट कर लिया है, हड्डी जो है बॉडी में सपोर्ट के लिए है, और कार्टिलेज भी सपोर्ट प्रोवाइड करता है, एडिशनल सपोर्ट। तो बोन्स एंड कार्टिलेजेस। और नंबर 3 में है फ्लूइड कनेक्टिव टिश्यू। तो बॉडी में फ्लूइड जो है कनेक्टिव के लिए 2 है, एक ब्लड है और दूसरा लिम्फ। तो पहले आ जाएंगे कनेक्टिव टिश्यू में, प्रॉपर में, पहला पार्ट। तो कनेक्टिव टिश्यू प्रॉपर जो है 3 पार्ट में फर्दर डिवाइड होता है, जिसमें से एरियोलर, एडिपोज जिसको फैट टिश्यू बोला जाता है, और लास्ट है मेरा फाइब्रस कनेक्टिव टिश्यू। एरियोलर, एडिपोज और फाइब्रस कनेक्टिव टिश्यू। एरियोलर का मतलब है पैकिंग, उसका काम है पैक करना, ऑर्गन्स को ऊपर से पैक करना। अगर इनसाइड एपिथेलियल टिश्यू है तो ऊपर से पैक कर रहा है एरियोलर कनेक्टिव टिश्यूज। It is most widely spread occurring beneath the epidermis of the skin। हम लोग का ऊपरी लेयर है स्किन का, इसको बोला जाता है एपिडर्मिस। तो एपिडर्मिस का निचला हिस्सा को मेरा एरियोलर टिश्यूज पाया जाता है। It makes the skin elastic and helps it to withstand pulling strain। हम लोग जो हाथ हिला रहे हैं, जो मूव कर रहे हैं, ये मूव करना, चमड़ा जो है हम लोग का स्किन का जो अंडरलाइंग लेयर है वो इलास्टिक है। इलास्टिक है तभी हम हाथ मोड़ सकते हैं, दौड़ सकते हैं, बॉडी को मूव कर सकते हैं। अगर इलास्टिसिटी नहीं होता तो हाथ नहीं मुड़ता, हड्डी टूट जाता, चमड़ा पड़ जाता। लेकिन एरियोलर टिश्यू की वजह से हम उसको स्ट्रेच कर सकते हैं। नंबर बी एडिपोज टिश्यू यानी फैट टिश्यू। हर स्किन के नीचे एडिपोज टिश्यू होता है, ठीक है। कितना ज़्यादा होगा डिपेंड करता है कि हम किस रीजन में रह रहे हैं। अगर हम सोचो मतलब बहुत चिली रीजन में या कोल्ड रीजन में रह रहे हैं तो वहाँ मेरा एडिपोज टिश्यू ज़्यादा होगा, क्योंकि हमको ठंडा से बर्दाश्त करना है। जो जानवर जो आर्टिक में या अंटार्कटिका में रहता है उसके बाद भी एरियोलर में एडिपोज टिश्यू ज़्यादा होता है। जैसे पेंगुइन हो गया, बर्फ में लोग खेल रहे हैं, दौड़ रहे हैं, तो लोगों को ठंडा तो लगता ही होगा। तो ठंडा लग रहा है लेकिन उसको विस्टैंड बर्दाश्त करने के लिए उन लोगों स्किन के नीचे एडिपोज टिश्यू बहुत ज़्यादा होता है। ह्यूमिड कंडीशन में आ जाए, गर्मी के इलाके में जहाँ पर हॉट और ह्यूमिड कंडीशन है वहाँ पर एडिपोज टिश्यू कम होता है। इट हैज स्पेशलाइज्ड सेल विच स्टोर फैट्स। जो हम लोग फैट्स इनटेक कर रहे हैं, जो डिजोल्व होने का डिजोल्व होता है, बाकी सब जो है जम जाता है, तो यहीं पर आके वो स्टोर होता है एडिपोज टिश्यू में। द टिश्यू फॉर्म्स पैडिंग अंडर द स्किन। पैडिंग मतलब कुशन प्रोवाइड करता है। स्किन जब उखाड़ा जाएगा तो इसके नीचे देखोगे चर्बी लगा हुआ, उस चर्बी को एडिपोज टिश्यू बोला जाता है। नंबर सी फाइब्रस कनेक्टिव टिश्यूज। इट इज मेड ऑफ elongated सेल रेफर्ड टू एज फाइबर्स। लंबा लंबा स्ट्रेचेबल लंबा लंबा सेल होता है, ठीक है, फाइबर्स की तरह। फाइबर ऐसे कपड़ों को बोला जाता है, तो उसका स्ट्रक्चर और शेप इस तरीके जैसे लगे कि कपड़े ऐसा फाइबर, इसीलिए उसका नाम फाइबर रखा है। इट इज मेड ऑफ elongated cells referred to as fibers. The fibers are strong and bundled together by areolar tissue. एक फाइबर टिश्यू दूसरा फाइबर टिश्यू को ज्वाइन करने के लिए बीच में एक एरियोलर टिश्यू आता है। They form the tendons. एग्जाम्पल लिख लो फाइब्रस का। टेंडन्स
विच कनेक्ट्स मसल टू बोन। आमतौर पे हम लोग बोलेंगे कि जो रग होता है, रग देखिए, रग मसल्स को बोन से जोड़ने वाला हिस्सा होता है, उसको टेंडन बोला जाता है। एंड लिगामेंट्स, मसल टू मसल जॉइंट, सॉरी बोन टू बोन जॉइनर, एक हड्डी को दूसरा हड्डी से ज्वाइन करने के लिए लिगामेंट्स और मसल टू बोन जॉइनर को बोला जाता है टेंडन्स। लिख लो, याद रहेगा, मसल टू बोन टेंडन्स, बोन टू बोन लिगामेंट्स। तो मेरा कनेक्टिव टिश्यूज कंप्लीट हो गया। टेंडन, मसल टू बोन, लिगामेंट्स, लिगामेंट्स LIGAMEN, लिगामेंट्स होगा बोन टू बोन। नेक्स्ट, सपोर्टिव कनेक्टिव टिश्यू। ठीक है, सब कनेक्टिव टिश्यू में पहला कनेक्टिव टिश्यू प्रॉपर, अब आ जाएंगे सपोर्टिव कनेक्टिव टिश्यू। तो सपोर्ट देने के लिए बॉडी में दो चीज है, बोन्स एंड कार्टिलेज। बोन्स में ब्लड वेसल्स होता है, कार्टिलेज में ब्लड वेसल्स नहीं होता है, दिमाग में रखो। बोन्स में ब्लड वेसल्स होता है और कार्टिलेज में ब्लड वेसल्स नहीं होता है। बोन इलास्टिक नहीं होता है, कार्टिलेज इलास्टिक होता है। एग्जाम्पल हम लोग का पीना जो एक्सटर्नल लेयर है, कार्टिलेज से बना हुआ है। फ्रंटल पोर्शन ऑफ द नोज, यहाँ तक जो है मेरा कार्टिलेज है, उसके ऊपर बोनी स्ट्रक्चर है। कार्टिलेज हेडिंग दे दो, कार्टिलेज। इट इज सेमी ट्रांसपेरेंट एंड इलास्टिक, नॉन पोरस टिश्यू। सेमी ट्रांसपेरेंट एंड इलास्टिक, नॉन पोरस टिश्यू। नॉन पोरस का मतलब है कि इसमें किसी किस्म का सुराग या फिर पॉइंट ऑफ पास पैसेज नहीं, कुछ पास नहीं कर सकता इससे, एक जगह से दूसरी जगह इसके अंदर आके पास नहीं कर सकता। कार्टिलेज आर फाउंड इन द टिप ऑफ द नोज, बता ही दिया है, लोकेशन बता दिया कहाँ कहाँ कार्टिलेज है। टिप ऑफ द नोज, एक्सटर्नल एयर, ट्रैकिया जो हम लोग का विंड पाइप है, फूड पाइप, ट्रैकिया। ब्रोंकाई ट्यूब्स जो फर्दर डाउन होकर लंग्स में जाता है। बिटवीन वर्टिब्रे एंड द एंड ऑफ लॉन्ग बोन्स, लंबा हड्डी जो हम लोग का है, तो लॉन्ग बोन्स को जो कनेक्ट कर रहा है दो पार्ट में, वो मेरा कार्टिलेज। नेक्स्ट आ जाएंगे बोन। बोन इज अ हार्ड पोरस टिश्यू। बोन में पोरस होता है, सुराख होता है। कार्टिलेज में पोर्स नहीं होता। पोरस टिश्यू, इट हैज अ गुड सप्लाई ऑफ ब्लड वेसल्स एंड नर्व्स। उसमें ब्लड वेसल्स भी है और नर्व्स भी है। It consists of both living cells called osteoblasts. बोन का एक सेल का नाम होता है, बोन के जो सेल, जिस सेल से बोन बना हुआ है, उस सेल का नाम है osteoblast. And a rigid mass of organic salt. तो बोन में एक हिस्सा नॉन लिविंग होता है और एक हिस्सा नॉन लिविंग। तो लिविंग सेल्स को बुलाया था ऑस्टियोब्लास्ट, और जो नॉन लिविंग होता है वो सॉल्ट से बना हुआ है। अब थर्ड आ जाएंगे फ्लूइड कनेक्टिव टिश्यू। तो फ्लूइड कनेक्टिव टिश्यू में सबसे पहला नाम आता है ब्लड का। ठीक है, सभी जानता है ब्लड मेनली 4 कंपोनेंट से बना हुआ है, प्लाज्मा, रेड ब्लड सेल्स, व्हाइट ब्लड सेल्स एंड प्लेटलेट्स। 4 पार्ट से बना हुआ है। यहाँ पे दिया हुआ है द लिक्विड पार्ट प्लाज्मा, द सेलुलर पार्ट आरबीसी, डब्ल्यूबीसी एंड प्लेटलेट्स। और दूसरा जो फ्लूइड कनेक्टिव टिश्यू है वो है लिम्स। वो ग्रीनिश पार्ट रहता है, ग्रीनिश कलर, लिक्विड है, फ्लूइड है। इज अ फ्लूइड सराउंडिंग द बॉडी सेल्स। इट इज एसेंशियली द ब्लड प्लाज्मा दैट हैज oozed आउट ऑफ द ब्लड वेसल्स। जब प्लाज्मा ब्लड में नहीं है, जब ब्लड प्लाज्मा ब्लड वेसल से बाहर आ जाता है, सेल्स को छोड़ के, उसमें सेल्स नहीं रहता, सिर्फ प्लाज्मा रहता है। जो ब्लड प्लाज्मा ब्लड वेसल्स को छोड़कर बाहर आ जाता है, उस प्लाज्मा को हम लोग बोलेंगे लिम्फ। Both blood and lymph are mainly concerned with transportation
एंड ऑल्सो विद इम्यूनिटी। ब्लड का भी काम है ट्रांसपोर्टेशन और इम्यूनिटी, और लिम्फ में भी ट्रांसपोर्टेशन और इम्यूनिटी। तो ये मेरा सेकेंड पार्ट कंप्लीट हो गया। नेक्स्ट आ जाएंगे मसल्स। पूरा बॉडी में मसल्स का कोई खास लोकेशन नहीं है, ठीक है, मसल्स का कोई खास लोकेशन नहीं है। पूरा बॉडी मतलब हेड टू टो तक मेरा पूरा बॉडी जो है मस्कुलर टिश्यूज से घिरा हुआ है। लेकिन कौन सा मसल्स है वो पढ़ेंगे हम लोग। हर बॉडी को कवर अप करने के लिए, हर पार्ट को कवर अप करने के लिए कुछ अलग मसल्स आते हैं, ठीक है। तो बेसिकली मसल जो होता है 3 है, लेकिन अब 4 बोल दिए। बहुत सारे बुक में जो है मसल टिश्यूज 4 हो गया, पहले 3 ही पढ़ाया जाता था। स्ट्राइटेड यानी धारी धारी लंबा लंबा लाइन होगा, अनस्ट्राइटेड जिसमें कोई किसी का बैंडिंग नहीं होगा, और तीसरा जो होता है कार्डियक मसल्स, और चौथा हो गया हार्ट मसल्स, सॉरी कार्डियक मसल्स, हार्ट मसल्स, और एक होता है इनवॉलंटरी मसल्स। तो चौथा नंबर का है इनवॉलंटरी मसल्स। स्ट्राइटेड, अनस्ट्राइटेड, ठीक है, कार्डियक, और फोर्थ में आ जाएगा इनवॉलंटरी मसल्स। पहले पढ़ेंगे स्ट्राइटेड। नाम से पता चले स्ट्राइप्स से आया था। वर्ड स्ट्राइटेड कम्स फ्रॉम स्ट्राइप्स। जिस मसल्स में मसल का कोई स्ट्रक्चर इस तरीके से होगा, उसमें ऐसे ऐसा स्ट्राइप्स होगा, ठीक है। इस टाइप का मसल्स को बोला गया है स्ट्राइटेड मसल्स। स्केलेटल यानी हम लोग का बोन से जुड़ा हुआ रहेगा, स्केलेटल, स्ट्राइप और वॉलंटरी मसल। ये है वॉलंटरी मसल। वॉलंटरी मसल्स का मतलब जब ब्रेन इंफॉर्मेशन रिले करेगा तभी मसल्स मूव होगा, नहीं तो नहीं होगा। जब दिमाग बोले कि हाँ ये हाथ मोड़ो, जब हमको बोले जाके पकड़ लो, कुछ रखा बुक पकड़ के पकड़े में, तो दिमाग जो है ब्रेन जो इंफॉर्मेशन दे रहा है कि बुक को होल्ड करो, तब जाके मेरा मसल जो है दोनों काम करेगा। तो मेरा स्ट्राइटेड मसल जो है वॉलंटरी है, कंडीशन पे काम करता है। स्ट्राइटेड आर अंडर द कंट्रोल ऑफ द विल यानी ब्रेन के कंट्रोल में। दे आर मेड ऑफ लॉन्ग फाइबर्स विच आर न्यूक्लिएटेड एंड स्ट्राइटेड, और इसमें न्यूक्लियस भी रहता है बहुत सारा, ठीक है, न्यूक्लियस, न्यूक्लिएटेड एंड स्ट्राइप्स। दिस मसल्स मूव ओनली यू वांट इट टू। इसको तभी मूवमेंट करा सकते हैं जब ब्रेन से जो है मैसेज आएगा कि मूव करना है तो। These muscles constitute 50% of the body। हम लोग बॉडी में जो जितनी मसल्स है 50% यानी 50% जो है इस मसल से बना हुआ है, बाकी 50% अलग है। तो मेनली जो मसल्स हम लोग बॉडी में पाया जाएगा वो है स्ट्राइटेड मसल्स। एग्जाम्पल लिख दो, स्ट्राइटेड मसल्स कहाँ कहाँ पाया था? आर्म, लेग्स, फेस, नेक, 4 जगह। आर्म, लेग्स, फेस में जितना मसल्स है सब जो है, जितना फेस में मसल्स है सब स्ट्राइटेड है, और नेक नीचे स्ट्राइटेड मसल्स। दूसरा आ जाएंगे अनस्ट्राइटेड मसल्स। अनस्ट्राइटेड मतलब इसमें स्ट्राइप्स नहीं होगा, आर नॉट अंडर द कंट्रोल ऑफ द विल। तो ये अगर कंट्रोल में नहीं है तो ये कौन सा मसल हो जाएगा? इनवॉलंटरी। इनवॉलंटरी मसल। तो जहाँ स्ट्राइटेड मसल्स वॉलंटरी है, अनस्ट्राइटेड मसल्स इनवॉलंटरी। दे आर मेड ऑफ स्पिंडल शेप स्लेंडर, ऐसा पतला ऐसा शेप, ऐसा स्लेंडर। टेपरिंग सेल्स विच इज अनयूनिन्यूक्लिएटेड। यूनिन्यूक्लिएट मतलब हर मसल्स में एक न्यूक्लियस होगा, ठीक है, हर मसल से टिश्यू में सेल में एक न्यूक्लियस होगा, और स्ट्राइटेड में मल्टीपल। दे आर फाउंड इन द वॉल्स ऑफ इंटेस्टाइन। इंटेस्टाइन का बाहरी हिस्सा में पाया जाता है, हेल्पिंग इन द पैसेज ऑफ फूड। और भी है लाइनिंग ऑफ ब्लड वेसल्स, जो मेरा आर्टरी और वेन्स है, इसी टाइप का मसल से बना हुआ है। यूरिनरी ब्लैडर है, यूटेरस है, ठीक है, जहाँ इलास्टिसिटी और इनवॉलंटरी एक्शन होता है वहाँ पर इस टाइप का मसल्स। थर्ड आ जाएंगे कार्डियक मसल्स। कार्डियक का मतलब हार्ट होता है। जहाँ जहाँ कार्डियक का इस्तेमाल होगा समझ जाओगे कार्डियक मीन्स हार्ट। आर इनवॉलंटरी फंक्शन, यकीनी बात है हार्ट का मसल इसी बना हुआ है। तो इनवॉलंटरी होगा दिल का, जो
हार्ट बीट जो है उसको हम लोग रोक नहीं सकते, स्लो डाउन कर सकते हैं लेकिन रोक नहीं सकते। वो कंटिन्यूसली होगा, चाहे आप वॉकिंग कर रहे हैं या आप लेजर में लेटे हुए, ठीक है, या आप स्लो कर रहे हैं, लेकिन वो अपना काम करता रहेगा इनवॉल्यूंटरी। द फाइबर्स ऑफ कार्डियक मसल्स आर स्ट्राइटेड, कार्डियक मसल्स भी स्ट्राइटेड की तरह होगा, वो मिक्स होता है, दोनों को भी है, स्ट्राइटेड है लेकिन इनवॉल्यूंटरी, ठीक है, स्ट्राइटेड है, इनवॉल्यूंटरी है, यूनिन्यूक्लिएटेड है, उसमें भी एक सेल में एक न्यूक्लियस। एंड ब्रांच, दे कैन कॉन्ट्रैक्ट विदाउट आउटसाइड स्टिमुलेशन एंड डू नॉट गेट टायर्ड सून, कभी थकता नहीं, अपना कंटिन्यूसली मोशन में रहेगा। तो मेरा मसल्स कंप्लीट। लास्ट पार्ट पढ़ेंगे न्यूरल टिश्यूज। तो बेसिकली न्यूरल टिश्यूज जो है कुछ इस जैसा है, एक न्यूरॉन है ब्रेन सेल का दिया हुआ है, तो ब्रेन सेल को हम लोग बोलते हैं न्यूरॉन। तो इस न्यूरॉन को जब मल्टीपल लाइन में जोड़ेंगे तो न्यूरल टिश्यू बन जाएगा। इसमें जो है जब हम न्यूरॉन में आ जाएंगे तो न्यूरॉन का अपर बॉडी है, देख लो, ठीक है, इसको बोला जाता है साइटॉन यानी सेल बॉडी। यहाँ पर एक ब्रांचिंग हो रहा है, उसको बोला जाता है एक्सॉन। गोल हिस्सा को बोला गया है साइटॉन, ब्रांच हिस्सा को बोला गया है एक्सॉन। यहाँ जो ब्रांचिंग ट्री की तरह है, ट्री का ब्रांच की तरह है, उसको बोला जाता है डेंड्राइट्स। और लास्ट में भी देखो जब एंड हो रहा है न्यूरॉन वहाँ भी ब्रांचिंग। तो एक न्यूरॉन जब दूसरा न्यूरॉन से अटैच होता है तो एक न्यूरॉन का डेंड्राइट दूसरा न्यूरॉन का साइनेप्टिक क्लेफ्ट में जाके अटैच होता है। जैसे अगर जोड़ेंगे तो एक न्यूरॉन का डेंड्राइट है, दूसरा न्यूरॉन का साइनेप्टिक क्लेफ्ट के साथ जाके अटैच हो जाएगा। पूरे तरीके से फिजिकली कांटेक्ट में नहीं होगा, कुछ स्पेस खाली रहेगा, वो खाली स्पेस को बोला जाता है साइनेप्स। Each nerve cell consists of a cell body, पेरिकार्डियन और साइटॉन। साइटॉन का नाम पेरिकार्डियन को बोला जाता है। तो हर न्यूरॉन में एक सेल बॉडी होगा जिसमें न्यूक्लियस होता है, साइटॉन के अंदर न्यूक्लियस होता है। Containing the nucleus one or more elongated hair-like extensions, जिसको डेंड्राइट बोला जाता है, जो यहाँ मेरा डेंड्राइट है। Of these the axon may be very long, sometimes as long as 1 meter। इसलिए सबसे लॉन्गेस्ट सेल माना ही है। न्यूरॉन जो होता है वो दुनिया का सबसे लॉन्गेस्ट सेल है, तो इतना लंबा है कि 1 मीटर भी लंबा हो सकता है। मे बी लॉन्ग समटाइम 1 मीटर और इवन 3 मीटर्स एज इन एन एलिफेंट। एक एलिफेंट में अगर न्यूरॉन होगा तो उसमें 3 मीटर तक जा सकता है। एक्सॉन बंडल्ड टुगेदर फॉर्म अ नर्व। जब ये एक्सॉन को लाइन लंबा लंबा एक्सॉन होता है, जब इसको एक जगह रखेंगे तो एक बंडल बन जाता है, ठीक है, इस तरीके से काम करता है, उसको बंडल बनाते हैं और इस बंडल को बुलाया जाता है नर्व, NERV। इस बंडल का नाम है नर्व। जब मल्टीपल न्यूरॉन को एक जगह कलेक्ट कर दिया। The nerve tissue is concerned with the perception and response in animal। perception मतलब कैसा सोचना, मेरा सेंस ऑर्गन, आईज, नोज, ठीक है, जितना भी मेरा सेंस ऑर्गन है सब किससे अटैच है, ब्रेन से। तो परसीव कर रहा है, सेंस समझ में आ रहा है। और दूसरा बाहर का एनवायरनमेंट किस तरीके से, बाहर में किस तरीके का एनवायरनमेंट है, उसके तरीके से बॉडी कैसा अडेप्ट करता है। बाहर के एनवायरनमेंट को देखकर बॉडी किस तरीके से अपने आप को तैयार करता है, उसका नाम है स्टिमुलस। ये दोनों फंक्शन। तो मेरा चैप्टर टिश्यूज का ओवर हो चुका है।